3 जिसका नाम है बेटा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जिसमें हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच का जो समाज था उसके बारे में जानेंगे। बेटा इतिहासकार भी उस समय के समाज को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों और अभिलेखों का प्रयोग करते हैं, यानी उस समय के साहित्यिक स्रोतों से और अभिलेखों से हमें उस समाज के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। और इस दौरान यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच के समाज को जानने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा साहित्यिक स्रोत है बेटा वो है महाभारत। महाभारत आपने पढ़ी भी होगी, टीवी पर देखी भी होगी। तो यानी महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो हम उस समय समाज में क्या परंपराएं थी, क्या रीति रिवाज था, समाज किस तरह से बटा हुआ था, हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो बेटा हम महाभारत से लिए गए बहुत सारे प्रसंगों का इसमें हम जिक्र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है बेटा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, यानी कि क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने का जिम्मा उठाया था बेटा 1919 में संस्कृत के विद्वान जिनका नाम था वीएस सुक्तांकर, और उनके नेतृत्व में ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके जरिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने बेटा देश के विभिन्न भागों में संस्कृत में लिखी महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। और जब बहुत सारी पांडुलिपियों को इकट्ठा कर लिया गया तो उनमें तुलना करने का एक तरीका ढूंढा गया। और वो तरीका क्या था कि महाभारत की जो सभी पांडुलिपियां थी उनमें जिन श्लोकों में समानता थी उनको एक तरफ कर दिया और जिनमें विभिन्नताएं थी उनको एक तरफ कर दिया। ये काम हमें जितना आसान लग रहा था, ये काम बेटा उतना आसान नहीं था। पूरी उनकी टीम इस कार्य में लगी हुई थी और इस महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में उन्हें 47 वर्ष लग गए, यानी कि 47 इयर्स में जाकर महाभारत का ये समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ। और इस समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में दो बातें सामने उभर कर आ गई थी। पहली कि उत्तर में नेपाल से लेकर कश्मीर तक और दक्षिण में केरला से लेकर तमिलनाडु तक जो भी महाभारत की पांडुलिपियां थी हमने देखा उनके कई अंशों में समानताएं थी, यानी कई श्लोक ऐसे थे जो बिल्कुल सिमिलर थे, सेम थे, लेकिन साथ ही साथ हमें क्षेत्रीय प्रभेद भी नजर आ रहे थे। अब ये जो समालोचनात्मक संस्करण था बेटा इसको हमें 13,000 पृष्ठों पर इसको लिखा गया था। और अगर हम उस पर गौर करते हैं तो उसमें जो क्षेत्रीय विभेद थे उनको भी मुख्य पाठ की पाद टिप्पणी या फिर परिशिष्टों में भी उनको लिखा गया था, साथ में उनको भी लिखा गया था। तो हमने ये देखा कि समानताएं कम थी और क्षेत्रीय प्रभेद ज्यादा थे। तो इस प्रकार बेटा 1919 में वीएस सुक्तांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार हो गया। अब बात करते हैं हम बेटा बंधुता एवं विवाह, जिसमें हम जानते हैं कि परिवार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। परिवार एक बड़े समूह संबंधी का भाग होता है जिसे हम जाति समूह कहते हैं। अब हम देखते हैं बेटा जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, उनके क्रियाकलाप भी एक जैसे होते हैं, लेकिन कई बार परिवार एक दूसरे से अलग भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ परिवारों में तो भाई बहन जैसे मुसेरे भाई बहनों के बीच में खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन कुछ परिवारों में ऐसा नहीं माना जाता है। तो इससे हमने देखा कि परिवारों में काफी असमानताएं भी थी, लेकिन उनमें हमें विभिन्नताएं भी नजर आती थी। अब बात करते हैं बेटा हम पितृवंशिकता की। अब ये पितृवंशिकता होता क्या है? पितृवंशिकता का मतलब होता है बेटा जहां पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र, यानी कि वह वंश परंपरा जो पिता, फिर पुत्र, फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। अगर हम महाभारत को देखते हैं तो महाभारत की कहानी भी इसी पितृवंशिकता को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। हमने देखा बेटा महाभारत में कौरव और पांडव जो कि कुरु वंश से संबंधित थे, उनमें
सत्ता और सिंहासन के लिए क्या होता है, एक युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था और यह युद्ध 18 दिन तक चला था, जिसमें पांडव विजयी रहे थे। तो यानी ये जो पितृवंशिकता थी बेटा, ये उस समय अधिकतर राजवंशों में यही व्यवस्था चलती आ रही थी। अब हम बात करते हैं कि इस पितृवंशिकता को बनाए रखने के लिए पुत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र बहुत महत्वपूर्ण होते थे। और दूसरी बात कि जो ये पितृवंशिकता थी वो इसलिए भी बनाई गई थी ताकि उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों को रोका जा सके। अब होता क्या था कि जो पिता, उसकी जितनी भी संपत्ति होती थी वो सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दी जाती थी, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो विशेष भाग का अधिकारी होता था, यानी कि सिंहासन पर उसका अधिकार होता था और बाकी जो भी संपत्ति होती थी बेटा वो भाइयों में बराबर बराबर बांट दी जाती थी। यानी ये पितृवंशिकता इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई ताकि वंश परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके और उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों से को रोका जा सके। अब बात करते हैं बेटा विवाह के नियम की। पुत्र जहां वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे, वही पुत्रियों को एक अलग नजर से देखा जाता था। उचित समय आने पर उचित व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। अब हम यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि बेटा कि पिता की संपत्ति पर बेटी का कोई भी अधिकार नहीं होता था, इसलिए उचित समय आया तो उसका सिर्फ विवाह कर देना ही पिता का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। और विवाह के समय स्त्री को जो भी दान दहेज दिया जाता था उसको स्त्री धन कहा जाता था, जिस पर उस बेटी का पूरा अधिकार होता था, लेकिन पिता की संपत्ति पर उसका कोई भी अधिकार नहीं होता था, वह उसके पुत्रों को दे दी जाती थी। अब विवाह के भी बेटा कुछ नियम थे, जैसे कि हम देखते हैं कि बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा। अब बहिर्विवाह क्या होता था कि जब पुत्री का गोत्र से बाहर विवाह कर दिया जाता था, यानी गोत्र से बाहर विवाह करना ही बहिर्विवाह कहलाता था। अंतर्विवाह का मतलब है जब हम गोत्र के अंदर, कुल के अंदर या एक स्थान पर बसने वाले लोगों के बीच में ही जहां विवाह संबंध स्थापित होते थे उनको हम अंतर्विवाह कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा यानी एक राजा जिसकी बहुत सारी पत्नी होती थी, तो हम उन दिनों देखते हैं कि जो राजा होते थे उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी। क्यों ये बहुपत्नी प्रथा क्यों प्रचलित थी? कि अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए या अपने राजनीतिक मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए उन दिनों राजाओं द्वारा बहुत सारे विवाह किए जाते थे। एक और है बहुपति प्रथा, यानी इस प्रथा के अंतर्गत एक स्त्री के कई पति होते थे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं बेटा द्रौपदी का विवाह। द्रौपदी की शादी पांचों पांडवों से संपन्न हुई थी, जो कि बहुपति प्रथा का हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं विवाह के 8 प्रकार की। बेटा उन दिनों जो बुक थी मनुस्मृति, उसमें विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया था, जिसमें 4 जो शुरू के 4 प्रकार के विवाह थे वो उत्तम माने जाते थे, अच्छे माने जाते थे, और जो 4 प्रकार के विवाह थे वो निंदित माने जाते थे। अब बात करते हैं बेटा हम गोत्र की। अब गोत्र क्या होता था कि एक प्रत्येक गोत्र एक ऋषि के नाम पर होता था, जैसे वशिष्ठ ऋषि हो गए, विश्वामित्र ऋषि हो गए, तो उनके नाम पर एक गोत्र का नाम रखा गया और उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। और हम देखते हैं कि उन दिनों गोत्र के 2 नियम माने जाते थे। पहला कि विवाह के पश्चात स्त्री को अपने पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाएगा, और दूसरा कि एक ही गोत्र में विवाह संबंध नहीं हो सकते थे, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होंगे क्योंकि उनमें भाई बहन का संबंध माना जाता था। अब बात करते हैं बेटा हम सामाजिक विषमताएं की। अब देखो जैसे जैसे नए नगरों का उद्भव होता जा रहा था तो सामाजिक जीवन भी बड़ा जटिल होता जा रहा था। तब ब्राह्मणों ने क्या किया, समाज को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ नियम बनाए थे, कुछ आचार संहिताएं निर्धारित कर दी थी, जैसे धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति। तो इसमें क्या था कि कुछ नियम थे
जो ये माना जाता था कि हर किसी को इन नियमों का पालन करना होगा। अब जैसे कि जो हमारा समाज था बेटा वो उस समय 4 वर्गों में बटा हुआ था और चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविकाएं निश्चित कर दी गई थी। जैसे समाज में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? ब्राह्मणों का। ऐसा मानते थे कि ब्राह्मण की हम ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमारा स्थान सबसे ऊंचा है। और ब्राह्मणों का कार्य भी निश्चित कर दिया गया था कि अध्ययन, वेदों की शिक्षा, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये ब्राह्मणों की आदर्श जीविका थी। दूसरे पायदान पे थे क्षत्रिय। ऐसा माना जाता था कि वो ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका स्थान ब्राह्मण से नीचा होता था। और क्षत्रियों का कार्य क्या होता था? युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, वेद पढ़ना, दान देना और यज्ञ करवाना। तीसरे पायदान पर थे बेटा वैश्य। ऐसा माना जाता था कि वो ब्रह्मा की जगह से उत्पन्न हुए, इसलिए उनका स्थान ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचे होता था। अब वैश्य का कार्य क्या था? वैश्य का कार्य था कृषि करना, गोपालन करना, व्यापार करना, वेद पढ़ना, दान देना और यज्ञ करवाना। और सबसे निचले पायदान पर थे बेटा शूद्र, जिनका कार्य था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। अब ब्राह्मणों ने अपने धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र पुस्तक में इन चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविकाएं निश्चित कर दी थी, लेकिन वो चाहते थे कि इनका पालन हो समाज में, इसके लिए उन्होंने कुछ रणनीतियां भी तय कर दी। जैसे उन्होंने लोगों को बताया कि ये व्यवस्था हमने नहीं बनाई है, यह एक देवीय व्यवस्था है, इसलिए तुम्हें इसका पालन करना होगा। दूसरा, उन्होंने लोगों को ये बताया कि तुम्हारी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, यानी कि तुम जहां जन्म लोगे तुम्हें उसी के हिसाब से अपनी जीविका को अपनाना होगा। तीसरा, उन्होंने शासकों से भी आग्रह किया कि वो इस वर्ण व्यवस्था का पालन अपने राज्य में करवाएं। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मैंने जितना भी पढ़ाया आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अपनी अगली वीडियो में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आपसे जरूरी बात कहना है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब